हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो गद्य खंड का 3 चैप्टर था उसके सभी प्रश्नोत्तर को देखा है और उसके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने बड़े ही आसान भाषा में किया है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक नए चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर, है ना। अर्धनारीश्वर के जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, उन सभी को हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कमेंट में कि अर्धनारीश्वर पाठ का जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, और अर्धनारीश्वर के अर्थ को आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और हाँ, आप लोग इसका नोट्स भी बनाने का कोशिश करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो बुक में जो क्वेश्चन है उसमें उसके हिसाब से मैंने जो नोट्स बनाया है उसमें नंबर आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा नंबरिंग देख लेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन है, एक का जो क्वेश्चन है वो 2 में चला गया, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में हो गया। ठीक है, तो आप लोग उसे देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं पहले, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती। ठीक है, क्यों की गई होती, आज इसकी क्या सार्थकता है। बोलता है अर्धनारीश्वर की कल्पना जो है वो क्यों की गई थी और आज इसकी सार्थकता है। बोल रहा है आज इसकी क्या सार्थकता है। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, कि अर्धनारीश्वर की जो कल्पना की गई थी अर्धनारीश्वर के बारे में, वो क्यों किया गया था और आज के समय में इसकी क्या सार्थकता है। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित रूप मतलब एक काल्पनिक रूप है ना। बोला था अर्धनारीश्वर का जो वर्ड है अर्धनारीश्वर, उसका मीनिंग है कि उसमें आधा नर होगा और आधा क्या होगा, मादा होगा। ठीक है, आधा नर होगा और आधा नारी होगा। ठीक है, एक ऐसा रूप, एक ऐसा भावना जिसमें आधा गुण मर्द वाली होगी और आधा गुण क्या होगी, औरतों वाली, उसी को बोलते हैं अर्धनारीश्वर। ठीक है, आप लोगों ने बहुत से स्केचेस पेंटिंग वगैरह में देखा होगा कि शंकर भगवान जो होते हैं उनकी और पार्वती का कल्पित रूप यानी उनका काल्पनिक रूप को दर्शाया गया होता है। तो वो पेंटिंग आपको क्या बताना चाहता है, उस पेंटिंग का मकसद क्या है, ये इस चैप्टर में मतलब कि बताया है। ठीक है, अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक कर यह बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आ जाए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। ठीक है, बोलता है कि अर्धनारीश्वर जो है वो स्त्री और पुरुष के गुण को दर्शाता है। ठीक है, हम लोग अर्धनारीश्वर पाठ में जो पढ़ेंगे वो स्त्री और पुरुष के अंदर जो गुण है, उनकी भावनाएं हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स है, उसके बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में उन दोनों के जो गुण है, अवगुण है, उन सभी को हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो वही बोलता है कि अगर किसी पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं, ठीक है, तो इससे उसकी मर्यादा, बोलता है ना कि हाँ ये मर्यादा में रह करके बात करो, है ना, तुम तो वैसे हो, तो इससे उसकी मर्यादा में क्या होती, कमी नहीं होती है बल्कि उसकी मर्यादा में, उसके सम्मान में क्या होती है, वृद्धि ही होती है, मतलब बढ़ोतरी होती है। अगर कोई मर्द है, कोई नर है, ठीक है, पुरुष है, तो अगर उसमें थोड़ी बहुत गुण
या फिर कुछ गुण नारियों वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई उसे गलत नज़र से देखा जाए, है ना। ठीक है, इससे उसे गलत फील नहीं करना चाहिए। वही बोलता हूँ, आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने वह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रीयोचित गुण आ जाने पर स्त्रैण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगता है। इस प्रकार पुरुष के गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय, इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। देखो, अभी के दौर में इसकी जरूरत क्यों है ये बताया जाता है ना। तो दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष समाज है, मर्द लोग जो हैं, उन लोगों के अंदर क्रोध भरता जा रहा है। पेशेंस जो होता है वो पूरी तरह से खत्म होते जा रही है ना। हर जगह पे वो क्या करते हैं, मतलब अपनी मर्दानगी ताकत को दिखाना चाहते हैं, अपनी कठोरता को साबित करना चाहते हैं। इस वजह से उनके अंदर की मतलब एक अलग ही भाव पैदा होता जा रहा है ना। तो इसलिए अगर आज के समाज के जो पुरुष है उनके अंदर अगर स्त्री के गुण आ जाएंगे तो उन लोगों को लगता है भाई कि हाँ हमको सपना, मतलब कि बोलता ना, मतलब हाँ ये तो भाई छक्का हो गया है, ऐसा हो गया है, चूड़ी पहन लिया है, ये कर लिया है ना। मतलब अगर कोई थोड़ा वैसा काम करे जो नारियां हमेशा किया करती हैं तो लोग उसे क्या करते हैं, दूसते हैं, है ना, गाली देते हैं, कोसते हैं, है ना, कहते तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। तो इस तरह से लोग करते हैं। तो उस वजह से पुरुष लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर से वैसे फीलिंग्स को, तो मोह माया को, है ना, दया को, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो समाज के लिए क्या है, हानिकारक। ठीक है, उसी प्रकार स्त्री जो है, स्त्री समझती है कि अगर उसमें पुरुष के गुण आ जाएंगे तो उसके नारीत्व, मतलब कि उनकी जो नारी वाले गुण हैं उनमें क्या हो जाएगी, कमियां आ जाएगी। ठीक है, कमियां आ जाएगी। इस प्रकार पुरुष के गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया। पुरुष और नारी के गुण में क्या हो गया, एक तरह का विभाजन हो गया है, जो कि एक विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है ना। जैसे कि एक लाइन बना दी जाती है तो एक तरफ पुरुष का गुण है और दूसरे तरफ नारी का गुण है। एक लाइन बना दिया जाए और उसमें अगर देखा जाए कि हाँ एक तरफ नारी के गुण और एक तरफ पुरुष के गुण रखा जाए तो दोनों के गुण वाकई में एकदम अलग अलग, और दोनों के गुण बहुत ही अलग तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस लाइन को, पुरुष और नारी के गुणों के बीच जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन को पुरुष भी पार करने से डरता है और नारी भी पार करने से डरती है। क्यों? क्योंकि पुरुष को ऐसा लगता है कि अगर नारी वाला गुण पुरुष में आ जाए तो उसके लिए खतरा है, और नारी को ऐसा लगता है कि अगर नारी में पुरुष वाला गुण आ जाए तो उसके लिए खतरा है ना, जो कि गलत है। ठीक है, अर्धनारीश्वर की जरूरत हमारे संसार में अभी बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि संसार में पुरुष के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुष को सूर्य की धूप का बराबर अधिकार है, उसी तरह नारी का भी यह अधिकार है। पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। दिनकर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग की को समझना चाहते हैं कि नारी नर पूर्ण रूप से समान है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है, और नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है।
हमने वहाँ पे जो दो क्वेश्चन देखा था, उसमें एक क्वेश्चन था कि इसकी कल्पना क्यों की गई और अभी के दौर में इसकी सार्थकता क्यों है। तो क्यों का आंसर आप लोगों का यहाँ पे है कि अगर आज के दौर में ये दोनों एक दूसरे के गुण को अपना लेते हैं तो दोनों का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है ना। क्यों भाई? क्योंकि अगर पुरुष नारी के गुण को अगर अपना लेगा तो बहुत से अनावश्यक विनाश से, मतलब लड़ाई झगड़ा से, नफरत से बच सकता है। वहीं पे अगर नारी पुरुष के गुण को अपना लेती है, उसके ताकत को अगर समझ लेती है, तो होगा ये कि उन लोगों के अंदर से भय जो है वो खत्म हो जाएगा, वो भय से मुक्त हो जाएगी, हर जगह पे जाकर के अपने सम्मान की बात करा सकती है, अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है ना। लेकिन आप देखेंगे कि पुराने ज़माने से ही क्या किया गया है, जो नारी है, जो औरतें हैं, उन लोगों को क्या किया गया है, चार दीवारियों में बंद करने की सलाह दी जाती है ना। कि हाँ, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी समाज की ऐसी सोच है, इस तरह से उन्हें क्या किया जाता है कि हाँ, मेरा ये परिवार का ऐसा चाल चलन है, ये है, तो इसलिए आपको घर में रहना पड़ेगा। ठीक है, वो पुराने वक्त में मतलब कि जो थी तो उस वक्त के हिसाब से ठीक था। लेकिन अभी के दौर में अगर ऐसी सोच रखता है कोई, तो वो मतलब कि एक तुच्छ सोच का इंसान है ना, जो नारी और नर में मतलब भेदभाव रखता है ना। तो इसलिए अभी के दौर में अर्धनारीश्वर की ज़रूरत है, अर्धनारीश्वर के गुण की ज़रूरत दोनों को है। यानी कि पुरुष को भी नारियों के कुछ गुण को सीख लेना चाहिए, जिससे उसे क्या हो गए, बहुत से विनाश, मतलब लड़ाई झगड़े से बच जाएंगे, क्योंकि उनमें मोह माया आ जाएगा, है ना, प्रेम की भावना आ जाएगी। उसी तरह से अगर नारियों में पुरुषों के कुछ गुण आ जाते हैं तो वो डर, जो हर जगह पे वो डरती है समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करने से, है ना, बाहर जाने से, किसी नए जगह में जाने से, या फिर आप देखेंगे बहुत से नारियों को कि अपने ही एरिया में वो बहुत से जो जैसे कि पंचायत के लोग हैं या फिर और कहीं, वहाँ पे अगर उसे कुछ रिप्रेजेंट करना है, अपने बात को रखना है, तो वो भयभीत हो जाती है ना। तो इसलिए अगर उनमें अपने मर्दों के गुण को अपना ले तो क्या होगी, वो अपने आप के, अपने दुख सुख को, अपने आइडिया को क्या करेंगे, लोगों के पास पहुंचा सकते, जिससे क्या होगा, दोनों का भला ही हो जाएगा, है ना। तो ये थे हमारे इसके दोनों क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, और हाँ, ये जो क्वेश्चन थे पहला वाला, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो 2 नंबर का मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि आगे पीछे हो गया तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। ठीक है, और बाकी मैं एडिट करके इसे मैं जब नोट्स अपलोड करूँगा टेलीग्राम पे तो वहाँ पे मैं दे दूँगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। बोलता है कि जो महाभारत होता है उस वक्त जो संधि की बात हो रही थी, मिलन की बात हो रही थी, उस वक्त जो बात थी, वो बातें अगर 2 औरतें जो थी वहाँ पे, कुंती और गांधारी, उनके बीच अगर ये बात हुआ होता कि हाँ, हम लोग मिल जाते हैं, हमारे लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिए जाते हैं, तो महाभारत ना होता, महाभारत का जो सबसे बड़ा लड़ाई था वो ना होता, है ना। लेकिन ये हुआ क्या था, 2 पुरुषों के बीच हुआ, तो इसलिए ऐसा नौबत आ गया था कि ये महाभारत मच जाता। ठीक है, उनका लेखक जो ये कथन बोल रहा है, इससे आप कितना सहमत हैं और आप अपना पक्ष इसमें रख सकते हैं। तो आप अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से इस पे आंसर लिखें, लेकिन मैंने क्या किया है, इसके आंसर को अपने तरीके से लिखने का प्रयत्न किया है। तो आप लोग इसे देखेंगे, समझेंगे कि आखिर ये कथन जो है ये कहाँ तक सही है। ठीक है, आइए, लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता नारी के गुण, है ना। आप लोग देखेंगे पुरुष और नारियों के बीच के गुण को अगर देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि दया है, माया है, ये सब
ज़्यादा करके किस में होती है? नारियों में ही होती है ना। सहिष्णुता है ना, ममता का गुण, ये सब किस में होता है? ज़्यादा करके नारियों में होता है ना। आप लोग तो एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जो किडन गार्डन्स के बच्चे होते हैं, किडन गार्डन्स मतलब जो 2-3 साल के बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, प्ले स्कूल या फिर प्री स्कूल आप उसे बोलते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैम होती है, मिस होती है, सर क्यों नहीं होते हैं? आखिर ऐसा क्या वजह? तो उसका वजह ये है साइंटिफिकली कि अगर वहाँ पे पुरुषों को रखा जाए तो वो शायद उन बच्चों को सही से संभाल ना पाए। इसलिए किडन गार्डन्स वाले स्कूलों में या प्री स्कूलों में, प्ले स्कूलों में नारियों को रखा जाता है ना, जो मिस होती है, मैडमें होती है ना, वहाँ पे सर नहीं होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि नारियों में सहिष्णुता जो होती है, सहनशीलता होती है, ममता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले, या फिर ये बोल सकते हैं कि नारियों में ही ये ज़्यादा करके पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे इन लोगों को रखा। ठीक है, तो वही बोलता है रामधारी सिंह दिनकर, बोलते हैं कि नारी के जो गुण है वो दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता है। ठीक है, इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रेम से बात करेंगी, बहुत ज़्यादा दया दिखाएंगे आपके ऊपर। ये नारियों के गुण हैं, तो ये नारियां अपने गुण को रिप्रेजेंट करती हैं उस तरह से। ठीक है, इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। उसने नारियों को घर की 4 दीवारी में सीमित किया। घर का जीवन सीमित और बाहर की जीवन असीमित, निसीम होता गया। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता कि क्या होने वाला है ना। स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता, पुरुषों के गुण पौरुष इत्यादि इनके विपरीत है। अतः लेखक कहता है कि यह वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो यह महाभारत ना हुआ होता। पुरुष में क्रोधित गुण होते हैं, जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है। दुर्योधन के अहम के कारण यह महाभारत हुआ है ना। लेखक कहते हैं कि भाई अगर कुंती और गांधारी के बीच ये बात हुई होती तो वो लोग अपने माया मोह के वजह से ये जंग ना होने देते, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने परिवार की सोच होती है, उनमें परिवार के लिए मोह माया होता है, उनकी समझ होती है, परिवार को खोने का गम होता है। लेकिन जो पुरुष थे उनमें क्रोध था, उनमें क्या था? क्रोध था, है ना। उनमें जो भाव थे वो कैसे थे? क्रोध वाले भाव थे। उस वजह से होता यह है कि दुर्योधन में क्रोध काफी ज्यादा होता है, गुस्सा, है ना। तो उस वजह से ये महाभारत छिड़ जाती है। अगर ये कुंती और गांधारी के बीच होती तो उनमें अपने नारीत्व गुण के वजह से ये जंग नहीं होता और हजारों लाखों लोग जो उस जंग में मारे जाते हैं, इतनी खून बहती है, वो खून नहीं बहती, है ना। तो लेखक अपना मत कुछ इस तरह से रखता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी असंतुष्ट है। क्यों है? क्योंकि इनके आइडियोलॉजी जो थे वो कुछ दिनकर के आइडियोलॉजी से क्या थे? भिन्न थे, है ना। अगर मेरी जो आइडियोलॉजी है, मेरी जो सोचने की क्षमता है, मेरी जो समझने की क्षमता है, वो किसी सामने वाले की क्षमता से अलग है या उसके समझ से मैं विपरीत समझ रखता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसके समझ से असंतुष्ट रहूंगा ही, है ना। तो इसलिए दिनकर की सोच समझने की जो क्षमता थी वो हमारे रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जी से बिल्कुल भिन्न थे। इसलिए इन लोगों से क्या थे?
ये थोड़े असंतुष्ट। बोलते हैं आंसर में, रविंद्रनाथ, ठीक है, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर असंतुष्ट इसलिए है कि वे अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं। तो रविंद्रनाथ और प्रसाद और प्रेमचंद जो थे, उन लोग जब बात कर रहे थे नारी और पुरुष के बारे में, तो उन लोगों ने अर्धनारीश्वर के गुण को मतलब कि रखा ही नहीं, है ना। अर्धनारीश्वर के बारे में उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने अलग अलग गुण को अलग अलग लोगों के लिए बांट करके रखा, है ना। तो इसलिए दिनकर जी जो थे, उनके चिंता, उनके आइडियोलॉजी से क्या थे, थोड़े से असंतुष्ट थे, ठीक है। बोलते हैं बल्कि नारी को नीचा दिखाने, उसे अधीन करने की ही बात कही गई है। दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात के संकेत हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पाते हैं कि यह दृष्टि रविंदर के पास नहीं है। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाए तो उसको दोष मानते हैं। नारी को कोमलता ही शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी है कि होय वे कर्म कीर्ति विरबल शिक्षा दीक्षा तार, अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति विरबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, ठीक है। हमारे रविंद्रनाथ जो थे वो मतलब ऐसे सोच रखते थे कि भाई अगर कर्म कीर्ति और शिक्षा दीक्षा अगर नारी ले ले तो वो क्या करेगी इस, है ना। नारी की जो गुण है वो सिर्फ घर के भीतर में ही काम आनी चाहिए, ऐसे हमारे रविंद्रनाथ जी की सोच थी, ठीक है। आगे है प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इस प्रकार प्रसाद जी ईड़ा के विषय में यदि कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुष के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी की पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देता, इसलिए दिनकर इनके चिंतन से दुखी है। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष पुरुष है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा हाईलाइट क्वेश्चन है तो इसे ध्यान में रखें। प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया, नारियों का सम्मान किया। प्रवृत्ति मार्ग जीवन में आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है। वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया माया सहिष्णुता की भंडार है, ठीक है। अगला है निर्वृत्ति मार्ग। निर्वृत्ति मार्ग क्या है, देखो, निर्वृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाले मार्ग। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना नारी को अस्वीकार करना है। निर्वृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। जो निर्वृत्ति मार्ग बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि वह उनके किसी काम की चीज नहीं थी। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनियां पत्नियों के सिर पर जीवित वैध का पहाड़ टूटने लगा। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निर्वृत्ति मार्ग के समर्थक। अब देखिए,
ये जो दो मार्ग इसमें बताया गया है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऐसे तो किताबी हिसाब से आप लोग लिख लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग दो अलग अलग मार्ग है, दो अलग अलग लोगों के सोच है, हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि एक इंसान है जिसे घर के काम काज पसंद है, ठीक है, घरेलू कामकाज जिसे पसंद है, घर के चीज़ों की फिक्र रहती है, घर में परिवार की फिक्र रहती है, वो होते हैं हमारे प्रवृत्ति मार्ग वाले, ठीक है। और एक होते हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले, ठीक है। निर्वृत्ति मार्ग वाले लोग को क्या होगा, घर के कामकाज, घरेलू कामकाज पसंद नहीं है, ठीक है। वो क्या करेंगे, घर के कामकाज से मतलब दूर भागेंगे, भाई भाई ये सब तो काम हम लोग का है ही नहीं, मर्दों का है ही नहीं। तो ये क्या होते हैं, निर्वृत्ति मार्ग वाले। निर्वृत्ति मार्ग वालों को क्या होता है, घर के कामकाज बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। अब प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग को क्या होगा, घर के कामकाज पसंद होगा, मतलब घर के गृहस्थ जीवन उनको क्या होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग। और निर्वृत्ति मार्ग वाले लोग को क्या होगा, घरेलू कामकाज, गृहस्थ जीवन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। अब देखो प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग के फायदे क्या है, सुनो। प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग अगर गृहस्थ जीवन को पसंद करते हैं तो वो नारियों का सम्मान करेंगे, वो नारियों का सम्मान करेंगे और उनमें नारीत्व के गुण कुछ आ जाते हैं, उनमें भी मोह माया आस आते हैं, ठीक है। लेकिन निर्वृत्ति मार्ग वाले लोग जो गृहस्थ जीवन को पसंद नहीं करते हैं, वो नारियों के, मैं ये नहीं कहता कि वो नारी का सम्मान नहीं करेंगे, वो नारी का सम्मान करेंगे, ठीक है, वो नारी का सम्मान बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, नारियों से दूर भागेंगे, ठीक है। नारी के काम से क्या करेंगे, वो दूर भागेंगे। ये थे क्या थे, निर्वृत्ति मार्ग वाले लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रवृत्ति मार्ग वाले जो लोग रहे थे, ठीक है, वो नारियों को मतलब कि गले लगाएंगे, नारियों का सम्मान करेंगे, नारियों के काम को, उनके कष्ट को समझेंगे। अब जैसे मान के चलो एक बंदा है, ठीक है, जो मोची का काम करता है, ठीक है, मोची का काम करता है, तो जो मोची का काम करता है उसको अगर एक रिक्शा चलाने वाला आदमी हो या फिर एसी में बैठने वाला आदमी है, वो मोची के दुख को कैसे समझ सकता है, क्यों, क्योंकि वो तो आराम वाला जीवन जी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसी के कार में चलाने वाले लोग बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन उन्हें मतलब कि उनसे अच्छा लाइफ स्टाइल मिलेगा, है ना। तो वो हो सकता है कि उस मोची को एक अलग नज़रिया से देखता हूँ, घृणा की नज़रिया से, है ना। लेकिन मोची का जो काम जानता है या फिर उसके जैसा जो हार्डवर्क कर रहा है धूप में, वो क्या करेगा, उस मोची का सम्मान करेगा। मोची समझते हैं ना, जो जूता बनाता है, जूता चप्पल वगैरह बनाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या करेगा, उस इंसान के सम्मान करेगा, क्यों, क्योंकि उसके वो हार्डवर्क को समझ रहा है, उस काम जो कर रहा है, उसके काम में लगने वाले वक्त को, मेहनत को वो समझ पा रहा है ना। उसी तरह से प्रवृत्ति मार्ग वाले जो लोग रहेंगे, वो नारियों के काम करने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनके जो तकलीफ होते हैं, उन सब चीज़ों को समझें। लेकिन निर्वृत्ति मार्ग वाले लोग जो गृहस्थ जीवन को त्यागना चाहते हैं, अस्वीकार करना चाहते हैं, जानते हैं, वो नारियों के काम काज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग में क्या अंतर है, प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थ जीवन को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, और निर्वृत्ति मार्ग वाले लोग क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करते हैं, नारियों का वो क्या करते हैं, नारीत्व गुण को मतलब कि ठोकर मानते, है ना। समझ में आई बात, दैट्स क्लियर। चलिए आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, ठीक है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, देखो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया, ठीक है। आनंद उनके शिष्य थे, तो उन्होंने खुद बोलते हैं अपने शिष्य से कि आनंद, मैं जो धर्म चलाया हूँ, बौद्ध धर्म, बुद्ध भगवान को मानने वाले, बुद्ध की आइडियोलॉजी को मानने वाले जो समाज है उसे क्या बोलते हैं, बौद्धिस्ट बोलते हैं, है ना। बुद्धिज्म जो मानते हैं उसे क्या बोलते हैं, बौद्धिस्ट बोलते हैं। तो वही
बोलते हैं कि जो मेरे नियमों को मानते हैं, बुद्धिज़्म्स को मानते हैं, ठीक है, मुझे लगा था कि ये 5 सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र वर्ष क्या होता है पता है? आप लोग इसे कमेंट करेंगे, ठीक है। 5 सहस्त्र वर्ष तक चलेगा, लेकिन मैंने नारियों को क्या किया है, भिक्षुणी होने का भी अधिकार दे दिया है। तो अब ये जो है ये 500 वर्ष तक चल सकता, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बुद्ध भगवान ने नारियों को नर के समान ही अधिकार दिया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ये एक अच्छे तरह से ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने नियम को, अपने आइडियोलॉजी को लोगों के पास रखते हैं और बोलते हैं आप एक ऐसे समाज की कामना कर सकते हैं, आप एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिसमें सभी लोग प्रेम भाव से रह सकते हैं। हर मजहब में प्रेम भाव सिखाया जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बुद्धिज़्म बहुत अच्छा है या फिर वो खराब है ना। हर मजहब में प्रेम भाव सिखाया जाता है। शर्त ये है कि आपको उस मजहब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने मजहब को पढ़ना चाहिए। अब आप किसी धर्म के ठेकेदार के पास जाओगे तो वो तो फिर भाई आपकी माइंड वॉश करेगा, भाई वो फला आदमी खराब है, उसका मजहब ऐसे है, वो काटता है, वो छाटता है, ये सिखाएगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ी बात है, किसी को सुनो मत, सीधी सी बात है, जाओ धार्मिक किताबें जो है उन्हें पढ़ो, पढ़ने से ज़्यादा उन्हें समझो। आप लोग सीधी सी बात है, धर्म के रास्ता पे चलो, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरिन कहने के पीछे का क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? देखो, आप अभी के दौर में देखेंगे बहुत से लोग ऐसे कटाक्ष करते हैं औरतों पे, है ना। स्त्री तो नागिन होती है, ये तो जादूगरनी होती है, किसी को भी बस में कर सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती है ना। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, कि आप लोग भी जब जाते होगे ना स्कूल कॉलेज, है ना, तो वहाँ पे बहुत से लड़कियाँ आप लोगों के आइडियोलॉजी से पसंद नहीं आते होंगे, आप या फिर उसे पसंद ना करते होंगे, उसके सोच समझ को पसंद नहीं करते होंगे, या फिर आप के विचारों को वो पसंद नहीं करता हो, तो आप क्या करते हो, उसके खिलाफ एक कमेंट मारते हैं, देखिए तो ऐसी है, ये वैसी है ना। ऐसे कमेंट आप लोग करते हो। मैं भी अपने वक्त में ऐसा था। मैं ये नहीं कहता कि मैं अभी भी शरीफ हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या है कि हमने अपनी मानसिकता को सही से बढ़ाया ही नहीं, उसे बस एक छोटे से बक्से के जैसा आकार दे दिया, बस उतना ही जाना जितना हम लोगों ने सुना है, बल्कि उसे अच्छा से समझते, जो कुछ पढ़े हैं उन चीज़ों पर अमल करते, तब ना। अभी मैं ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप एग्ज़ाम के लिए रखिए। इस चैप्टर से आप लोग कुछ सीखोगे, तभी ना आप लोग आने वाले जो नारियाँ हैं उनके सम्मान करोगे, आपके साथ जो पढ़ रही हैं, आपके घर में जो माँ बहन बेटियाँ हैं उनके दुख को समझोगे, उनको किस तकलीफ से गुजरती है इसको समझो, है ना। तो वही बोलता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है और ऐसा कहना क्या सही था? तो आंसर है, स्त्री को आहेरिन, नागिन और जादूगरिन कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है, साथ ही वह नारी को दबाकर रखने के लिए भी ऐसा करता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य है, समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है ना। बोलता आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है? तो देखो भाई, अहेरिन, नागिन और जादूगरिन कहने के पीछे, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत से वजह होती है, जिनमें ये कि या तो आप उससे जलते हैं, उससे नफरत करते हैं, या तो फिर आप उसे के बराबर कंपटीशन नहीं कर पाए, आप उसे सिर्फ बोल करके, गाली दे करके, कोस करके छोटा दिखाना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए जो ऐसे मानसा रखते हैं कि स्त्री लोग जादूगरनी है, नागिन है, उनकी ऐसी सोच ये बताती है कि हाँ भाई, वो जो है वो स्त्री को नीचे दबा करके रखना चाहते हैं, अपने बराबर आने का मौका देना नहीं चाहते, या फिर वो उनकी शक्तियों से डरते, ठीक है।
यही। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, नारी के पराधीनता कब से आरंभ हुई? बोलता है कि नारी की जो पराधीनता है, नारी को जो वो घर के चार दीवारों में छुपाने का जो प्रचलन चला, वो कब से चला? तो आंसर है, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत हो गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन हो गई। नारी के पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है ना। जब हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, हमारे जो परदादा है और उनके जो दादा है, बहुत हजारों साल पहले जब हमने कृषि सीखा, फसलों को उगाना, तब हमने क्या किया कि पुरुषों का काम और नारियों का काम को बंटवारा कर। पहले लोग ऐसे नहीं थे, है ना। जब लोग जहाँ भी जाते थे सब साथ में जाते थे, सारे काम सब मिलकर करते थे। लेकिन जब कृषि हुई, कृषि की खोज हुई, तो उस वक्त क्या किया, पुरुष ने अपना काम अलग बांट लिया और स्त्री ने अपना काम अलग बांट लिया। पुरुषों ने क्या किया कि अपना जीवन बाहर का जीवन कर लिया और स्त्रियों के लिए घर का काम, कि आप घर में खाना बनाएंगी, बच्चों का देखभाल करेंगी, घर को संभाल कर रखेंगी। पुरुषों ने क्या किया, बाहर निकला और फसलों को तैयार करने के लिए बहुत से मुशक्कत किए, बहुत से मेहनत की। मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों का काम बड़ा आसान है, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया अपने परिवार को देखने के लिए, अपने परिवार को आगे ले जाने, है ना। तो इस वजह से हमने ऐसे आइडियोलॉजी बना दिया कि हम पुरुष हैं तो हम बाहर के काम करेंगे, कठोर काम करेंगे, आप घर में रह करके घर के काम को देखेंगे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र। कैसे? क्वेश्चन देखो, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर नारी के सम्मान महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के ही है। ठीक है, नर में नारीत्व का गुण एवं नारी में पौरुष का गुण सहज ही दृष्टि गोचर होता है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। दृष्टि गोचर मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है, परंतु पुरुष ने अन्याय से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया है। जीवन के प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का हाथ हो तो वह मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। आज नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है और उसे वे बड़ी समझदारी से उतनी ही मजबूती से के साथ करती हैं जितने कि पुरुष। यदि पुरुष अपना वर्चस्वादी रवैया कम करे तो यह संभव है। इस प्रकृति के द्वारा इनमें कोई विभेद नहीं किया गया है, तो हम कौन होते हैं इनका विभेद करने वाला। अतः पुरुष जिसे अपना कार्य क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कार्य क्षेत्र है। तो बोलता है क्वेश्चन में कि भाई जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कार्य क्षेत्र कैसे है। तो राष्ट्र कवि बोलते हैं कि भाई नर नारी में जो भेद है, मतभेद है, ये हम लोगों ने आपस में बना रखा है। ठीक है, हम लोग अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर के गुण जो है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। दृष्टिगोचर वहाँ पे वर्ड था ना, उसका मतलब होता है बहुत कम देखने को मिलता। ठीक है, तो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। अगर आप आज के जीवन में देखोगे कि बहुत बड़े बड़े जो घटनाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े कांड हो जाता है ना, दंगा हो जाता है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है और भी बहुत कुछ होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका होगा वो किसका होता है? पुरुषों का होता है ना। बड़े बड़े जंग हो रही है, उसमें किसका भूमिका हो रहा है अभी रुकिए, तो क्या होता है? पुरुषों का होता है ना। तो वही बोलता है कि ये जो बड़े बड़े जंग हो रहे हैं इसमें क्या है? पुरुषों का योगदान है। अगर
उन चीज़ों को नारियों को सॉल्व करने दिया जाए तो ऐसे बड़े बड़े खतरनाक काम, बड़े बड़े जंग नहीं हो पाएंगे, है ना। बहुत सारे जो दंगे हैं वो क्या होंगे, नहीं हो पाएंगे, है। इसलिए बोलता है कि अगर मर्दों में अर्धनारीश्वर का गुण आता है, कोमलता आती है, मोह माया आ जाएगा, ठीक है, या फिर नारियों को रिप्रेजेंट करने दिया जाए उन कामों को, तो क्या होगा, ये सारे जो कांड है ये सब नहीं हो पाएंगे, है ना। हमेशा से क्या किया जाता है कि भाई नारियों का हाथ जो था मानवीय संबंध में कोमलता की वृद्धि अवश्य हो रही, ठीक है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी। देखो होता है कि जो नारी जो है, नारी को जीवन को भी क्या करना चाहिए, बाहर लोगों को आने देना चाहिए। उससे क्या होगा, वो अपने आइडियोलॉजी को, अपने समझ को, अपने विचार को समाज में रखेंगे, तभी तो उनके विचार पे लोग काम कर पाएंगे, है ना। आज आप देखेंगे कि नारी हर क्षेत्र में क्या कर रही, काम कर रही है ना। जैसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट नारियां हैं, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन लेडीज़ हैं, है ना। वो अपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें अपने हर क्षेत्र में। आज के दौर में देखें कि एरोप्लेन नारियां चला रही है, बस चला रही है, ट्रक चला रही है, रेलवे चला रही है ना। इन सभी क्षेत्र में नारियां हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग जो काम करते हैं पुरुष, वही काम अगर नारियों को भी दिया जाए तो वो उसे बाखूबी और बहुत ही मजबूती के साथ निभाते आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग पुरुष जो है अपने वर्चस्ववादी रवैया को अगर कम कर लेते हैं तो ये संभव है कि ये संभव हो जाएगा कि नारियां हमारे सम्मान खड़ा हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में आपका आया है, ठीक है। प्रसंग स्पष्ट करें। पहला है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। देखिए इसका आंसर, प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से दी गई है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फैलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुष के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए हैं। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा है कि पुरुषों की इच्छा पर वह वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना फल फैलाती है। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष को अधीनता स्वीकार कर ली और यह कहने को विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व का कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस प्रवस्था के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छिन गई है, जिससे यह समझती है कि वह नारी उसका अस्तित्व है। यह सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु है बना दी गई है। इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वही पार करा सकता है, मेरी अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर है। वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे सहारा देकर बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि ये जो लाइन था, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखते हैं जिस तरह से लता अपने वृक्ष। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा है क्योंकि 5 नंबर में तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखो बोलता है कि देखो जो आप लोग पेड़ देखते हो ना, है ना, पेड़, तो उसमें ना लताएं आती हैं। क्या आती है उसमें? लताएं आती हैं, है ना, लताएं आती हैं। तो वो उसी लते का समान पत्नी अपने पतियों को मानती है कि पति उनके पेड़ है और पत्नियां जो है वो क्या है, लता बन। ये कहना चाह रहा है। तो ये कहने का आना चाहता है, इसका मतलब क्या? तो बोल रहा है कि स्त्रियां जो है वो अपने आप को इतना विवश मान चुकी हैं आज के सामाजिक सोच, समाज के लोगों के सोच के जरिए, कि वो अपना हर कुछ पति को ही मान बैठे। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ आर्थिक पहलू के वजह से, आर्थिक तंगी के वजह से उन्हें जो पैसे दिए जाते हैं घर चलाने के लिए, उनके साजो सामान के लिए,
उन्हें जो सबसे बड़ी बात है, जो ज़रूरतें उनकी होती हैं वो सब कहाँ से मिलता है, तो उनके पति उन्हें ला करके देते हैं, है ना। तो इस वजह से वो मानती हैं कि जिस तरह से पेड़, बरगद का पेड़ या फिर और भी जो पेड़ होती है उसमें क्या होती है, लताएं जो होती है वो जड़ से लग कर के ऊपर बढ़ती चली जाती है पेड़ के सहारे। उसी तरह पत्नियां बोलती हैं कि मैं अपने पति के सहारे ही खुद को आगे बढ़ा पाती, है ना, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो लता रह करके कैसे रह जिएगा। तो वही बोलती है कि अगर मेरे पति सही से नहीं रह पाएंगे, मेरे पति काम काज नहीं करेंगे, तो मेरे भी जीवन अच्छा से नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसी तरह जो पत्नियां हैं वो अपने पति को उस पेड़ के समान मानता है जिसपे लताएं क्या करती है, अपने को ग्रोथ करती है, ठीक है। वो बोलती हैं कि भाई मेरे पति के बिना मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। वो पति के बिना खुद को विवश मानती है ना। लेकिन ये एक क्या है, सोची समझी एक साजिश, है ना। चलिए अगला है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, इसका अर्थ क्या है, इसको व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीत्व से दी गई है। निबंधकार दिनकर कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रोचिन गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करता है जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। प्रकृति में नर नारी को समान बनाया है और पर गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देते हैं कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की। बोला आता है, इस लाइन का मतलब है कि अगर पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो उनका फायदा होगा। अगर नारीत्व नहीं रहता है तो उनके जीवन क्या है, एक अधूरा सा जीवन वो जी करके जाते हैं, ठीक है। बोलता है अगर पुरुष में पौरुष के गुण है सिर्फ, तो उनका क्या है, उनका गुण सिर्फ पौरुष गुण की वजह से उनका जीवन क्या है, एक अधूरा जीवन वो जी पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनमें नारी का गुण आ जाएगा, है ना, तो वो दो जीवन जिएंगे, है ना। अपने मर्दानगी वाले जीवन जिसे हम बोलते हैं, है ना, अपने डर भय को खत्म तो कर देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, दूसरे से मोह माया से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, प्रेम से रहेंगे, दया से रहेंगे, लोगों में लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, लोगों के बीच में प्रेम से अपना एक अच्छा सा समाज बना पाए, है ना, अगर उनमें नारी का गुण आ जाए तो। लेकिन अगर उनमें नारी का गुण नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, खुद को विनाश की तरफ लेकर के चले जाएंगे, है ना। और इसमें हमारे दिनकर जी एक हमारे बापू जो थे महात्मा गांधी, उनका उदाहरण देते हैं और बोलते हैं कि जब हमारे बापू जी अंतिम दिनों में, जब उनके मृत्यु के दिन मतलब थे, मतलब वो जब मृत्यु उनकी जब हुई थी, उनके कुछ वर्ष पहले से ही वो क्या कर रहे थे कि वो एक पौरुष गांधी जो मतलब महापुरुष थे, वो क्या करते हैं कि नारीत्व के गुण की साधना किया करने लगे, ठीक है। आज का चैप्टर बाबू यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। और ये कुछ लंबा आंसर हो गया था, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अब तो बुक पढ़ा नहीं होगा, और अगर बुक पढ़ा है, ठीक है, तो आप इसके आंसर शॉर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, ये मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर के ज़रिए बताया हूँ, ठीक है। और जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखाऊंगा तो उसे और भी शॉर्ट करने का कोशिश करूँगा और भी अच्छा करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी डरे नहीं और बने रहें हमारे साथ, ठीक है। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।